ये आकाशवाणी है। देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने में जिन देशवासियों ने अपना बलिदान दिया है, उनमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम अग्रणी है। आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक विशेष रूपक, झांसी की रानी अमर बलिदानी। रूपक के लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं लीलाधर मंडलोई। आइए ये रूपक सुने, झांसी की रानी अमर बलिदानी। पहले सुमरो लक्ष्मी जू खा कुल देवी जो भई सहाय, दूजे गणपत ज्ञान देवता, तीजे सुमर शारदा माय। दूजे गणपत ज्ञान देवता, तीजे सुमर शारदा माय। हाँ नाव लक्ष्मी रूप आगरो, ज्ञान मिलो गणपत सिरनाय। बैरन के छक्के छोड़वा दे, तेज शारदा रहो समाय। बाई साब झांसी बारिन को, सुनियो चरित सदा चितलाय। जिनकी कीरत की ध्वज सबरे, देशन देशन गई फेराय। हाँ। ये कथा भारतीय इतिहास की उस शूरवीर बाला की है जिसने हिंदुस्तान की आजादी का सपना देखा। उसके बचपन का नाम था मणिकर्णिका। प्यार से उसे मनु और छबीली भी कहा जाता था। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के भाई चिमाजी अप्पा के आश्रित थे। 1817-18 में अंग्रेजों ने पेशवाई समाप्त कर दी। अतः मोरोपंत तथा उनकी पत्नी भागीरथी चिमाजी अप्पा के साथ काशी चले आए। वहीं मनु ने जन्म लिया। मनु की जन्म तिथि को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है। पारसनीस के अनुसार उनका जन्म कार्तिक बदी 14 संवत 1891, तदनुसार 19 नवंबर 1835 है। किंतु मनु के समकालीन और प्रसिद्ध किताब मांझा प्रवास के लेखक विष्णु गोडसे उल्लेख करते हैं कि झांसी नरेश गंगाधर राव से उनका विवाह 1842 में हुआ। तब मनु की उम्र लगभग 11-12 वर्ष थी। इस हिसाब से उसका जन्म 1830 के आसपास बैठता है। विष्णु गोडसे मांझा प्रवास में लिखते हैं, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह वो दिनों दिन अधिकाधिक सतेज होती चली। लड़की का रंग गोरा था, चेहरा लंबा, सीधी नाक, ऊंचा ललाट और आंखें कमल की तरह विशाल थीं। घर में कोई स्त्री न होने के कारण उसका खाना पीना, खेलना कूदना होमशाला में अथवा श्रीमंत नाना साहब के साथ ही होता था। छबीली में बचपन से ही पुरुषों के खेल खेलने की आदत पड़ गई थी। मनु, इस तरह तैयार होकर तुम कहाँ जा रही हो बेटी? खेलने। कौन सा खेल? एक नहीं, कई खेल हैं। तीरंदाजी, बंदूक चलाना, तलवार चलाना और घुड़सवारी। तुम्हारे साथ में और कौन कौन है? नाना साहब भी हैं और तात्या भाऊ। लेकिन बेटी, ये सब सीखकर तुम क्या करोगी? मैं भी पुरुषों की तरह वीर और बहादुर बनूंगी। इस तरह राजसी ठाट और सुखों में पली मनु 11-12 साल में ही पहाड़ सी दिखने लगी। तभी झांसी नरेश गंगाधर राव ने मनु से अपने विवाह का प्रस्ताव भेजा, जिसे पराश्रित पिता मोरोपंत ने स्वीकार कर लिया। मनु गंगाधर विवाह झांसी के गणेश मंदिर में वैशाख संवत 1842 में संपन्न हुआ। उनका नया नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सन 1851 में लक्ष्मीबाई के जीवन में स्निग्ध चांदनी छिटकी। उन्हें पुत्रवती होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। किंतु मात्र 3 माह बाद उनके चेहरे की मुस्कुराहट लुप्त हो गई। पुत्र उनसे रूठ गया। इस असीम दुख से वो उबर भी न सकी थी कि एक और वज्रपात हुआ। पति गंगाधर राव 21 नवंबर 1853 को दिवंगत हो गए। इतनी कम उम्र में रानी अंधकार से घिर उठी। फिर भी उन्होंने अबला नारी की छवि को ध्वस्त कर संघर्षों का पथ चुना। अपनी आंखें बंद करने के पूर्व गंगाधर राव ने अपने घराने के वासुदेव नेवालकर के 5 वर्षीय पुत्र आनंद राव को दत्तक बनाया।
ये कार्यवाही मेजर एलिस और मेजर मार्टिन की उपस्थिति में हुई। बालक का नाम दामोदर राव गंगाधर राव रखा गया। किंतु दत्तक पुत्र स्वीकार न करने की नीति अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को तर्कों द्वारा अपने अनुकूल बनाते हुए गवर्नर जनरल डलहौजी ने दामोदर राव को दत्तक पुत्र की मान्यता देने से इनकार कर दिया। डलहौजी ने झांसी को तुरंत अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का आदेश जारी कर दिया। रानी को उसके पति की निजी संपत्ति से वंचित कर दिया गया। रानी के मन में बचपन से ही अंग्रेजों के प्रति घृणा के भाव अंकुरित हो उठे थे। उस पर अंग्रेजों के इस व्यवहार ने उन्हें गहरे तक आक्रोश से भर दिया। तभी मेजर एलिस लॉर्ड डलहौजी के पत्र के साथ दीवाने खास में उपस्थित हुआ। लक्ष्मी बाई, हमारा गवर्नर जनरल आपके वास्ते ये लेटर भेजा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट झांसी को अपने अंडर में करने का ऑर्डर दिया है। आपको ये फोर्ट छोड़ने को मांगता। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। दामोदर राव को दत्तक पुत्र की मान्यता दिलाने के पक्ष में रानी ने बार बार प्रतिवेदन दिए, लंदन तक अपीलें की, किंतु अंग्रेज सरकार ने एक न मानी। अंततः रानी से झांसी का राज्य छीन लिया गया और उन्हें नगर के महल में रहने को कहा गया। अंग्रेज उत्तरोत्तर निर्मम बनते गए। उन्होंने विधवा रानी को काशी जाकर अपने बाल उतरवाने की अनुमति नहीं दी। हद तो तब हुई जब अंग्रेजों ने गंगाधर राव द्वारा लक्ष्मी मंदिर के रखरखाव के लिए दिए गए गांव को जब्त कर लिया। छावनी में गोमांस आरंभ हो गया। इन कुकृत्यों ने न सिर्फ रानी बल्कि झांसी की जनता में विद्रोह की जमीन पुख्ता कर दी। इते की बातें इतई छोड़ के अब आगे को सुनो हवाल, कीने की के लाने सुन लो, कैसे कैसे रच दे जाल। इस दौरान यही माहौल अवध, रुहेलखंड, बंगाल, दिल्ली तथा बिहार में भी था। इन विद्रोहों के मूल में था अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण और जनता की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़। मसलन पुश्तैनी धंधों का क्रमशः खात्मा, चुंगी वसूली, भूमि बंदोबस्त बिल, अकाल और बेकारी। गाय व सुअर की चर्बी के प्रयोग की खबरें जब फैलीं तो उनके निराकरण का अंग्रेजों ने कोई प्रयास नहीं किया। कंपनी सरकार जन भावनाओं के प्रति उदासीन तो थी ही, प्रायः उन्हें ठेस पहुंचाने वाले कार्य भी कर रही थी। इसका जो परिणाम होना था वही हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का शंखनाद किया वीरवर मंगल पांडे ने। तारीख थी 29 मार्च 1857। बाद में ये आग तेजी से देश के अन्य भागों में भी फैलने लगी। विद्रोह का प्रमुख रूप से संचालन कर रहे थे नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्लाह खां। कानपुर में सेनापति टीका सिंह और ज्वाला सिंह, जगदीशपुर में कुंवर सिंह और रुहेलखंड में बखत खां आदि। मेरठ, अंबाला, दिल्ली, कानपुर और इलाहाबाद में विप्लवों की जो गरज उठी, उससे झांसी भी उद्वेलित हो उठी। सामरिक तैयारियां आरंभ हो गईं और पुराने हथियारों की जंग छूटते ही 1 जून 1857 से झांसी में क्रांति का घटना चक्र आरंभ हुआ और 5 जून को झांसी के इस विद्रोह की बागडोर संभाल रहे थे झुरू कुंवर, लक्ष्मण राव, खुदा बख्श और असान अली। झोकनबाग में उन्होंने अंग्रेजों के रक्त की नदियां बहा दी और छावनी स्थित स्टार फोर्ट, तोपखाना और खजाने पर अपना अधिकार कर लिया। क्रांतिकारियों के पास रानी की 2 तोपें थी, जिसमें एक थी प्रसिद्ध कड़क बिजली। 6 जून को खुला विद्रोह हुआ। कैप्टन बर्जेस, गार्डन और स्कीन सहित अनेक अंग्रेज मौत के घाट उतार दिए गए। क्रांतिकारियों ने इस मौके पर खास तौर पर कोठी, तहसील व अन्य सरकारी कार्यालयों में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज जलाकर राख कर दिए। स्वतंत्रता की इस आरंभिक चिंगारी में रानी की वैसे तो कोई प्रत्यक्ष भूमिका दिखाई नहीं देती थी, किंतु उनका मौन समर्थन क्रांतिकारियों के साथ अवश्य था। इस विद्रोह में रानी की तोपें और विश्वास पात्र अनुचर थे। भीतर ही भीतर वो अंग्रेजी नीतियों से त्रस्त थीं, किंतु कमजोर रणनीति अख्तियार नहीं करना चाहती थी।
इसलिए खुलकर सामने नहीं आई। इस समय रानी के व्यक्तित्व के मानवीय और राजनैतिक पहलू सामने आए। उन्होंने अपने महल में न केवल अंग्रेज परिवारों को शरण दी, बल्कि उन्हें 2 दिनों तक भोजन भी कराया। अंग्रेज उन पर विश्वास कर सके, इसलिए उनकी सुरक्षा हेतु करहरा के 100 टोपीदार बंदूकधारी किले में भेजे। रानी ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया। 11 जून को विप्लवी रानी से 1 लाख रुपए लेकर दिल्ली रवाना हुए। झुरू कुंवर, श्याम चौधरी, मोरो बलवंत, लालू बख्शी, गोसाई गणपत गिरी, जवाहर सिंह और केरुआ के पवारों सहित एक जन प्रतिनिधि मंडल रानी के पास पहुंचा और झांसी की बागडोर संभालने की प्रार्थना की, जो उन्होंने स्वीकार कर ली। और तब समूची झांसी इस नारे से गूंज उठी, खैर खुदा का, मुल्क बादशाह का, राज लक्ष्मी बाई का। रानी न केवल बहादुर थीं, बल्कि कूटनीति में भी अंग्रेजों से कम न थीं। इसी कूटनीति के अंतर्गत उन्होंने अंग्रेजों को विश्वास में रखने का नाटक रचा। 12 और 14 जून को रानी ने सागर के कमिश्नर इरिस्किन को पत्र लिखे, जिसमें झोखनबाग कांड में अंग्रेजों की सहायता न कर पाने की अपनी मजबूरी का जिक्र किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जनता के दबाव में और अराजकतावादी तत्वों से झांसी को बचाने के लिए उन्होंने फिलहाल शासन संभाल लिया है। इरिस्किन रानी के तर्कों से संतुष्ट न था, फिर भी विवशता में उसने झांसी की बागडोर संभालने की स्वीकृति दे दी। रानी ने पदारूढ़ होते ही सामरिक तैयारियां आरंभ कर दी। सेना में बिना जातिगत भेदभाव के भर्ती शुरू करवा दी गई और महिला सैन्य दल भी गठित कर दिया गया। उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता अद्भुत थी। समूची झांसी को एकता के सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने राखी, दशहरा और हल्दी कुकू जैसे त्योहारों को सार्वजनिक रूप दिया। जगह जगह उनके सुशासन और सैन्य संगठन की चर्चा होने लगी। जैन कवि फग्गी दाऊजू ने प्रमुदित होकर कहना शुरू कर दिया, जा झांसी से बनाओ हरि की अति शुभ घड़ी बसाई, जो झांसी की लटी तक सुनता है काल का खाई। किंतु परीक्षा की घड़ी सम्मुख थी। ओरछा में उस समय लड़ई रानी का राज्य था, जिसकी गिद्ध दृष्टि झांसी पर थी। उसने अपने दीवान नत्थे खां को झांसी पर आक्रमण के आदेश दिए। झांसी पहुंचने पर नत्थे खां ने रानी को झांसी सौंपने के लिए संदेश भिजवाया। नत्थे खां की पाती सुन के रानी गई सना को खाए, जाओ भलाई अपने जी की गांव हमारो छोड़ो जाए। हाँ, जाओ भलाई अपने जी की गांव हमारो छोड़ो जाए। और ठान दौरन नत्थे खाने झांसी चारों कोद घिराए, दगन लगी रानी की तोपें हरि के छक्के दए छोड़ाए। दगन लगी रानी की हरि के छक्के दए छोड़ाए, लगी रानी की तोपें हरि के छक्के दए छोड़ाए। इस भीषण युद्ध में रानी एक सशक्त सैन्य नायक के रूप में उभरी। नत्थे खां बुरी तरह पराजित हुआ। रानी की नेतृत्व क्षमता से झांसी की जनता आश्वस्त हुई और स्वयं रानी में आत्मविश्वास का संचार हुआ। इस दौरान रानी की सैन्य तैयारी संबंधी सूचनाएं बुंदेलखंड के ब्रिटिश एजेंट एलिस और सागर जबलपुर संभाग के कमिश्नर के पास पहुंच रही थी। रानी ने नत्थे खां से युद्ध जीतने के बाद जहां अपने सैनिकों को पुरस्कृत किया, वहीं ब्रिटिश अधिकारियों से आर्थिक व सैन्य सहायता भी मांगी। उन्होंने जबलपुर के कमिश्नर को भी पत्र लिखा। जबलपुर के कमिश्नर के मन में झोखनबाग कांड गूंज रहा था। उसने 19 अक्टूबर 1857 को अपने पत्र में कहा कि वो झांसी आकर सभी लोगों की विश्वसनीयता की जांच करेगा। रानी इस बात से उत्तेजित हो उठी। उन्हें लगा कि अंग्रेजों से न्याय मिलना मुश्किल है। इसके बाद गवर्नर जनरल केनिंग ने 11 फरवरी 1858 को सर रॉबर्ट हैमिल्टन को निर्देश दिए, In case
the Rani fell into the hands of the British अगर force. रानी ब्रिटिश फोर्स के हाथ में पड़ता है तो उस पर एक्शन लेने को मांगता, नॉट कोर्ट मार्शल, बट ये एक्शन स्पेशल कमिश्नर के अंडर में करना जरूरी है। रानी के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने समस्त सेना नायकों को बुलाकर परामर्श किया और निर्णय लिया कि युद्ध की तैयारियां की जाएं। रानी ने युद्ध की संभावना को देखते हुए पहले से ही नाना साहब, तात्या टोपे, शाहगढ़ के राजा बखत बली, बांदा के नवाब अली बहादुर और बानपुर के राजा मर्दन सिंह से संपर्क बनाए रखा था। रानी द्वारा मर्दन सिंह को लिखा एक पत्र राजा मर्दन सिंह के वंशज श्री कृष्ण प्रताप सिंह जू से प्राप्त हुआ है, जो इस प्रकार है। श्री महाराज कोमार, श्री महाराजाधिराज, श्री राजा मर्दन सिंह बहादुर जुदेव, एते श्री महारानी श्री रानी लक्ष्मीबाई जू देवी के बाँचने आपर अपन के समाचार भले चाहिए। यहाँ के समाचार भले हैं। आपर अपनी पाती लाला दुलारे लाल के हाथ आई, सो हाल मालूम भव। अपन ने लिखी कि फौज की तैयारी में लगे हो, तो मन को खुशी भई। हमारी राय है कि विदेशियों का शासन भारत पर ना भव चाहिए, और हमको अपन को बड़ो भरोसा है, और हम फौज की तैयारी कर रहे हैं, सो अंग्रेजन से लड़वो बहुत जरूरी है। पाती समाचार देवे में आवे, चैत सुदी सातें, भौमवार, संबत 1914, मुकाम झांसी। ये पत्र रानी की संपूर्ण मानसिकता को उजागर करता है। सैन्य व्यू रचना की दृष्टि से रानी दूरदर्शी थीं। उन्होंने किले में अनाज के भंडार लगवा दिए, झांसी के आसपास के तमाम पेड़ कटवा दिए और दीवारें गिरवा दी, ताकि अंग्रेज आसानी से हमला न कर सकें। ह्यूरोज, सागर, राहतगढ़ तथा गढ़ाकोटा जीतकर जैसे ही नारहट की घाटी से ललितपुर की तरफ बढ़ा, मर्दन सिंह और बखत बली ने उससे भरपूर टक्कर ली, किंतु पर्याप्त सैन्य सामग्री के अभाव में उन्हें हटना पड़ा। 22 मार्च 1858 को हीरोज ने झांसी पर घेरा डाला और 26 मार्च को युद्ध की रणभेरी बज उठी। झांसी घेर लई गोरन ने, चौगिरदा तोपें लगवाए, और जो जे हाल सुने रानी ने, पहला पहुंची मंदिर आए। जो जे हाल सुने रानी ने, पहला पहुंची मंदिर आए। करी प्रतिज्ञा बाई साहब ने, मोरे जियत न झांसी जाए। अटल राखियो बचन हमारे, मोरी लाज तुम्हारी आए। अटल राखियो बचन हमारे, मोरी लाज तुम्हारी आए। फौजें सजन लगी रानी की, झांसी गई करोटा खाए। हाथी घोड़ा तोपे निकरी, तुपकन के दे जंग छोड़ाए। हाँ, हाथी घोड़ा तोपे निकरी, तुपकन के दे जंग छोड़ाए। गुलाम गौस खां की कड़क बिजली ने अंग्रेजों पर कहर ढा दिया। इसके अलावा प्रसिद्ध तोपें घन गर्जन और भवानी शंकर भी लगातार आग बरसा रही थीं। रानी व्यक्तिगत रूप से घूम घूम कर सैनिकों को निर्देश दे रही थीं। तभी तात्या भी आ पहुंचा, किंतु हीरोज के अचानक आक्रमण से उसकी सेना घबरा उठी। जंगलों में धुआं करता वो लौट गया। इस अप्रत्याशित जीत ने जहां अंग्रेजों को दुगने वेग से हमला करने की शक्ति दी, वहीं झांसी की सेना में निराशा भर दी। किंतु फिर भी रानी घबराई नहीं। युद्ध चलता रहा। मोरोपंत तांबे, लक्ष्मण राव, खुदा बख्श, लालू बख्शी, दोस्त खान, भोलानाथ, जवाहर सिंह, मुशर्रिफ और बाला भाऊ जैसे शूरवीर प्राणपण से लड़ रहे थे। साथ ही रानी की सहेलियां और अन्य निवासी गोला बारूद और रसद पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। कहा जाता है कि महान तोपची गुलाम गौस खां के साथ उनकी बीवी और पुत्र तथा बहू राहत जहां बेगम भी थी। गुलाम गौस खां के शहीद होते ही सैनिकों में अवसाद की काली छाया छा गई। रानी व्यथित हुई।
दूल्हाजू के विश्वासघात के बाद ओरछी दरवाजे से अंग्रेज सेना नगर में प्रवेश कर गई। गुलाम गौस खां की बहू राहत जहां बेगम उस समय महिला सैन्य दल में थी। बाद में अंग्रेजों ने राहत जहां बेगम की आंखें फोड़ दी थीं। फिर भी वो वीर महिला लगभग 125 वर्षों की लंबी आयु में सन 1957 में दिवंगत हुई। उनके पोते और गुलाम गौस खां के प्रपौत्र आगा गुलाम कादिर खां भोपाल में मोटरसाइकिल सुधारने का काम करते हैं। अपनी दादी राहत जहां बेगम से उन्होंने 1857 के जो किस्से सुने हैं वे जस के तस इतिहास में तो नहीं हैं, किंतु शोध का विषय हो सकते हैं। उन्होंने बताया, उनका नाम तो राहत जहां बेगम था और उन्हें महारानी झांसी गजन रानी के नाम से याद करती थी। वो 1857 की लेडीज सेना की एक कप्तान थी और लेडीज को तलवार वगैरह चलाना सिखाया करती थी और महारानी साहिबा के काफी नजदीक थी। अच्छा, ये 1857 की जो लड़ाई झांसी में हुई थी जी, तो झांसी के किले में जी ये सारी लड़ाई किस प्रकार से लड़ी गई, इसके बारे में कुछ उन्होंने जानकारी दी थी आपको? हाँ, किले में जो लड़ाई हुई है वो किले के बुर्जों के ऊपर से तो तोपें चली हैं जी, और तोपों का अचूक निशाना ग्रेट ग्रैंडफादर गुलाम गौस खान के जरिए से वहाँ के रिकॉर्ड और हिस्ट्री में है कि महज अगर ये रिलीजियस पॉइंट नहीं होता तो शायद झांसी को फतह करना बड़ा मुश्किल था। अगर अंग्रेज मंदिर के अंदर नहीं घुसते। कौन सा मंदिर? वो जिस मंदिर को बचाने के लिए उससे हट के गोला चला गया है। अच्छा, वो जो किले के बाहर की तरफ? जी हाँ, उस मंदिर के अंदर अंग्रेजों ने काफी तादाद में अपना घेरा कर लिया था और जमाव था उनका, और उन्होंने वहां अपनी तोपें भी फिक्स कर रखी थी। लेकिन यहाँ से जवाबी गोला जब जाता था तो तोप का मुहाना चेंज हो जाता था, तोप में ही जाके पड़ता था वो। लेकिन क्योंकि अंग्रेज मंदिर के अंदर मौजूद थे इसलिए गोला चलाने से गौस साहब ने इनकार किया कि मंदिर खुदा का घर है और मैं इसके ऊपर गोला नहीं चला सकता। 1857 के बारे में और दादी ने आपको क्या बताया था? बाकी मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर जो थी उनकी ये ड्यूटी थी कि वो किसी सूरत से बच्चों की और लेडीज की हिफाजत करें और हिफाजत करते हुए किसी ऐसी जगह पे पहुंचा दें जहां के इनको कोई आंच नहीं आ पाए। लिहाजा उनके रानी साहिबा के एक पत्र और हुक्म के मुताबिक ये सागर खिड़की के जरिए से मैं मेरे दादा और दादी जो है लेडीज का और बच्चों का बैच लेके सागर की तरफ रवाना हुए। रानी 5 जून 1858 की सुबह अपने अफगानी अंगरक्षकों के साथ गणेश दरवाजे से होती हुई कालपी रवाना हुई। लेफ्टिनेंट डॉकर ने पीछा किया किंतु रानी के वार से घायल हुआ। अब क्रांति का केंद्र कालपी हो गया। वहां राव साहब पहले से ही थे और तात्या भी आ गया। तीनों ने मिलकर मंत्रणा की और हीरोज को कौच में ही रोकने का निर्णय लिया। सभी बहादुरी से लड़े। रानी ने अद्भुत शौर्य प्रदर्शित किया किंतु हीरोज की उत्कृष्ट सैन्य सामग्री और श्रेष्ठ तोपों के आगे एक की न चली। वो कालपी लौट आए। बांदा के नवाब अली बहादुर भी 2000 सैनिकों और कुछ तोपों सहित कालपी आ गए। उन्होंने अंत तक रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। वे रानी को बहुत मानते थे। नवाब अली बहादुर के प्रपौत्र आसिफ अली बहादुर से हमने इंदौर में भेंट की। उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना किस्सा इस तरह बयान किया। नवाब अली बहादुर साहब मेरे परदादा थे जो कि 1857 की जंग आज़ादी में लड़े थे। रानी झांसी उनके साथ थी और नवाब साहब ने हर तरीक़े से, क्योंकि रानी झांसी ने नवाब साहब बांदा के राखी बांधी थी और भाई ने बहन का साथ ऐसा दिया कि मरते दम तक वो साथ रहे। कालपी में क्रांतिकारियों की पुनः हार हुई। वे लौटकर ग्वालियर पहुंचे। तात्या की बुद्धिमत्ता से महाराजा सिंधिया की सेना क्रांतिकारियों से मिल गई। सिंधिया ने लड़ने की कोशिश की किंतु हारकर भागना पड़ा। ग्वालियर क्रांतिकारियों के हाथ आ गया। रानी तुरंत युद्ध की आवश्यक तैयारियां कर लेना चाहती थीं, किंतु राव साहब, तात्या और नवाब अली बहादुर ने यथेष्ट ध्यान नहीं दिया। उधर हीरोज ग्वालियर के लिए कूच कर चुका था। चारों तरफ से अंग्रेजी सेनाएं ग्वालियर पर उमड़ पड़ी। ब्रिगेडियर स्मिथ चंदेरी से आ पहुंचा। झांसी से भी अनेक अंग्रेज सैनिक पहुंच गए। 16 जून को मुरार पर उनका कब्जा हो गया।
राव साहब, तात्या और नवाब अली बहादुर की नींद टूटी, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रानी को किले के पूर्वी भाग की रक्षा का भार सौंपा गया। रणबांकुरी लक्ष्मीबाई एक बार फिर निर्णायक रण में थी। ये 17 जून 1858 की बात है। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रानी कोटा की सराय से ग्वालियर की तरफ बढ़ते हुए ब्रिगेडियर स्मिथ के मुकाबले पहुंच गईं। उनके साथ उनकी प्रिय सहेली मुंदर थी। स्मिथ की पैदल टुकड़ी ने रानी पर हमला शुरू किया। रानी घोड़े की लगाम दांतों से थामकर दोनों हाथों से तलवार भांजती रहीं। रानी के इस भयंकर आक्रमण ने अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए। तभी कैप्टन हेनिच 40-50 हुसार सैनिकों सहित आ पहुंचा। मुंदर एक गोली का शिकार हुई। रानी का घोड़ा मुरार ग्वालियर मार्ग के मोड़ पर सोन रेखा नाले पर अड़ गया। तभी हुसार सैनिक रानी को उच्च सेना नायक समझ गोलियां बरसाते हुए नजदीक आ गए। हुसार सैनिक की एक गोली रानी के बगल में लगी। एक अन्य हुसार सैनिक ने रानी के सिर पर तलवार का भरपूर वार किया। रानी ने घोड़े से गिरते गिरते आक्रमणकारी पर वार किया। ये 17 जून 1858 की ढलती हुई शाम थी। रानी के अनुचर गुल मोहम्मद और रघुनाथ सिंह घायल रानी को उठाकर पास ही गंगादास की कुटी में ले गए। स्वतंत्रता संग्राम में अपना लक्ष्य पूरा कर और राष्ट्र को संघर्ष की दिशा दिखाकर रानी अब अपनी अंतिम श्वासें ले रही थीं। उनके चेहरे पर आभा थी संतोष की। लतपथ भवो शरीर रकत से बाबा की कुटिया पे आए, सांसें चलन लगी आखिरी गंगा ने जल दो पिवाए। सांसें चलन लगी आखिरी गंगा ने जल दो पिवाए। तज के प्राण पखेरु चल भई बा स्वतंत्रता की नारी। झांसी ने ओ करत ती जिनसे जिन्हें हती झांसी प्यारी। अमर नाव कर दो झांसी को, अमर तुम आओ हो गो नाव। अमर बुंदेलखंड की धरती जी पे परी तुम्हारे पाँव। अमर बुंदेलखंड की धरती जी पे परी तुम्हारे पाँव। अमर बुंदेलखंड की धरती जी पे परी तुम्हारे पाँव। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान पर अभी आप ये विशेष रूपक सुन रहे थे, झांसी की रानी अमर बलिदानी। रूपक में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम हैं सुनील केशव देवधर, राजेंद्र सक्सेना, आनंद वर्मा, जगन्नाथ सुमन, देशराज पटेरिया, ब्रिजेंद्र खरे, राजेंद्र वर्मा, कुमारी अनामिका मिश्र, इंदिरा मिश्र और ज्योति पित्रे। वाचक स्वर ललिता शंकर और सुरेंद्र तिवारी। स्थल ध्वनियांकन इला शंकर गुहा। तकनीकी सहयोग पीसी जैन। संदर्भ सामग्री डॉक्टर भगवान दास गुप्त। ध्वनि संयोजन सिद्धिनाथ झा और लालता प्रसाद गुप्त। लेखक और प्रस्तुतकर्ता लीलाधर मंडलोई। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र द्वारा केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश के सहयोग से तैयार किया और दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।